फ्रेंड्स, दिशा इस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तैयार किया गया है ताकि आपकी यूपीएससी की तैयारी बेहतर हो, उसी क्रम के अंतर्गत हमने पहले आपसे जो चर्चा की थी वो भारत में पाषाण काल से संबंधित थी। उम्मीद करता हूं कि पाषाण काल से संबंधित वीडियो आपने देखे होंगे और आपको पसंद आया होगा। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड को हम प्रारंभ कर रहे हैं, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कालखंड है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता। सभी छात्रों ने हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किसी ना किसी रूप से जरूर किया होगा। आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी होंगी और भी बुक्स नोट्स आपने पढ़ा होगा। आपके पास एक बेहतर समझ भी होगी। आज हम जो इस वीडियो का उद्देश्य आपके पास है, वो उद्देश्य आपके पास यह है कि आखिर यहां से यूपीएससी के प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए। देखिए, वीडियो में केवल ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको केवल यहाँ पर कुछ पढ़ाऊंगा, आप 2-3 चीजें उसकी नोट करेंगे, बल्कि हमें प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न है, ठीक है, उसके किस तरह का वो प्रश्न आता है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका नेचर क्या है, और मुख्य परीक्षा के कैसे प्रश्न हैं, वो भी हम विषय विषय पर समझते चले जाएंगे। क्योंकि पढ़ने का जो उद्देश्य है वो हमारा तभी पूरा होगा जब हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की समझ भी पैदा करें। मैं भी आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि जो आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे उसमें से जिस प्रकार से मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई ये पॉइंट आपके पास में प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये मेंस के हैं, आप उसको नोट भी कर लीजिएगा और उस पर उत्तर लिखने की कोशिश भी कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की अगर आज हम बात करते हैं तो छात्रों, इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसको हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपसे मैं जिक्र करूं कि आखिर इस सभ्यता को आखिर हम किस नाम से जानें। देखिए, सबसे पहली बात हमारे पास ये होगी कि इस सभ्यता का जो पता चला वो कहां से पता चला, पहले यहां से हम जिक्र करते हैं और फिर इस पहेली को भी थोड़ा सुलझाएंगे कि इस सभ्यता का जो सही नाम है वो क्या होना चाहिए। ये बात लगभग 1826 के आसपास है, जब भारत के अंदर ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कुछ टीले थे, मजदूर उसमें कुछ खुदाइयां कर रहे थे। उन टीलों से कुछ विशेष प्रकार की ईंटें मिली। उन मजदूरों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों को दिखाया और उसमें एक मुख्य अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स मैनसन। चार्ल्स मैनसन ने उन ईंटों का अध्ययन कर यह बताया कि इन टीलों में कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। यहां ये तो क्लियर नहीं हुआ था कि वो प्राचीन सभ्यता क्या है, क्योंकि ये बात फिर लगभग समाप्त सी हो गई। तो 1826 में पहली बार चार्ल्स मैनसन महोदय ने बताया था कि इन टीलों में कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। बात लगभग खत्म सी हो गई। 1921 में एएसआई के द्वारा हड़प्पा स्थल पर सबसे पहली बार उत्खनन कार्य किया गया और ये उत्खनन कार्य एएसआई के महानिदेशक थे, तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल, और उनके वहां पर सहयोगी थे दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कार्य किया गया। ठीक बात है ना? तो इस प्रकार से 1921 में हड़प्पा सभ्यता जो थी वो विश्व इतिहास के सामने आई और इस सभ्यता के उत्खनन का जो श्रेय है, इसका खोज का जो श्रेय है, वो दयाराम साहनी को जाता है। इसके बाद बहुत सारे स्थलों की खुदाइयां होती रही। चूंकि हड़प्पा 1921 में, 1922 में मोहनजोदड़ो, उसके बाद भी इंडस वैली के आसपास कई क्षेत्रों की खुदाइयां होती गई। तो प्रारंभिक जो इतिहासकार थे उन्होंने इसको जो नाम दिया वो नाम दिया इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। फिर सिंधु से, जैसे आप मेरी बैकग्राउंड में यहां पर आप देख रहे हैं, आप यहां पे देखिएगा ये हमारे पास आएगी इंडस रिवर। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं इंडस रिवर, तो सबसे पहले जैसे आपको यहां रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये जो छोटे छोटे बिंदु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले इंडस वैली के आसपास कुछ साइट्स खोजी गई, तो इसको नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन उसके बाद राजस्थान में सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी के आसपास तक भी बहुत सारे क्षेत्रों की खुदाइयां हुई, उत्खनन कार्य हुए, जैसे कालीबंगा। तब इसको नाम दिया गया यहाँ पर सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। इसी क्रम को आगे आजादी के बाद भी बहुत सारे क्षेत्रों की खुदाइयां हुई और आपको मैं बता दूं अब तक 1500 से ज्यादा साइट्स की खुदाई हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, गंगा यमुना दोआब के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित
कई क्षेत्रों का उत्खनन कार्य हो चुका है। आखिर इतिहासकारों के बीच भी ये विवाद रहा कि भाई इस सभ्यता को जो सही नाम है वो क्या दें, कि भाई हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलें या इसके साथ हम इसको सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता बोलें, क्या बोलें। तब ये इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक आम सहमति ये बनी, चूंकि इस सभ्यता का पहला उत्खनन कार्य जो था वो हड़प्पा में हुआ था, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, आधिकारिक नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, सभी छात्र अब इसको बहुत ज्यादा ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है, इसको समझिएगा। अगर हम सामान्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहे हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आधिकारिक रूप से अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, और मैं आपको बता दूं ये बीसीएस में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आधिकारिक रूप से इसका जो सही नाम होगा वो हड़प्पा सभ्यता होगा, क्योंकि सबसे पहली बार इस सभ्यता की जो खोज थी वो हड़प्पा में की गई। और मैं समझता हूं ये बात अब आपको क्लियर होगी। अब मैं इसका परिचय आपको कराता हूं। ये जो सभ्यता थी भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, और भारत की पहली कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हमें ये जो चीजें हैं इनको केवल तात्कालिक रूप से यूं पढ़ के नहीं छोड़ना, आपके दिमाग में एकदम एक प्रश्न उठना चाहिए। अगर हमने ये कहा कि ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो तुरंत एकदम क्वेश्चन मार्क हमारे पास क्या है, क्या मतलब है हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता से क्या मतलब है। अगर हमने ये कहा कि ये भारत की पहली कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो तुरंत एक प्रश्न हमारे पास आ जाए कि इससे तात्पर्य क्या है। ठीक है ना, तो पहले इसी चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं कि देखिए हमने पहले पाषाण काल देखा, पूरे पाषाण काल में जो नव पाषाण काल वाला सेक्शन था उसमें ग्रामीण सभ्यताओं के थोड़े थोड़े संकेत हमारे पास आने प्रारंभ हो गए थे। उसके पश्चात ताम्र पाषाण काल आया, कैल्कोलिथिक पीरियड आया, और कैल्कोलिथिक पीरियड पूरी तरह से आपके पास में एक रूरल सिविलाइजेशन थी, एक ग्रामीण संस्कृति थी। उसी में धीरे 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 आप ये देखिएगा कुछ साइट ऐसी थी कि जहां पर नगरीकरण का प्रारंभ हो चुका था, जैसे कि इनाम का। उसी का विकास हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देता है कि यहाँ पर आपको नगरों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिलेगी और 1500 से ज्यादा साइट्स का उत्खनन कार्य हो चुका है। तो चूंकि भारत में इस सभ्यता में सबसे पहली बार नगरों का निर्माण हुआ, बिल्कुल प्लान्ड वे में नगरों का निर्माण हुआ, तो चूंकि पहली बार हो रहा है इसीलिए यही कारण है कि इसको भारत की पहली नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अब हमने दूसरी बात आपको बताई कि ये पहली कांस्य युगीन फर्स्ट ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहलाती है। कारण क्योंकि पाषाण काल में तो मानव मेटल का यूज नहीं करता था, धातु का, और जो ताम्र पाषाण काल आया उसमें मानव द्वारा पहली धातु का प्रयोग किया गया था तांबा। ठीक है, तांबे के जो तांबा काल हमारे पास आया था उसका जो अगला चरण होगा वो अगला चरण हड़प्पा सभ्यता है। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास जो पहला चरण है वो पहला चरण है पाषाण काल, जिसमें कोई मेटल का यूज नहीं था। ताम्र पाषाण काल उसका दूसरा चरण है जिसमें पहली बार कॉपर का यूज किया गया, और इसी संस्कृति का जो विकास हमारे पास है हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं, और जिसमें पहली बार तांबा टिन मिलाकर नई धातु बनाई गई कांसा। तो चूंकि भारत में पहली बार इसी सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया गया, यही कारण है कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां-कहां पर है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो जितने भी इसके उत्खनन कार्य हुए हैं ये भारत और पाकिस्तान में अनेकों जगह पर आपको प्राप्त हुआ। पाकिस्तान में अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में पंजाब का क्षेत्र है, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वो साइट्स कौन सी होंगी, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। भारत में जिन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार होगा उसमें भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र का एक क्षेत्र आपके पास होगा। तो इतने राज्यों में आपके पास इसका विस्तार था। अब जो आप मैप मेरे साइड में देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ डॉटेड से मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं उनकी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप देखिएगा इस मैप में आप यहां से हड़प्पा, ये मेन सेंटर हमारे पास हो गया। ठीक है, ये आपके पास आया हड़प्पा। इसके अतिरिक्त देखिएगा आपके पास इन क्षेत्रों की पहचान जरूर आप कर लीजिएगा, कहां-कहां पर कौन-कौन सी साइट हैं। तो एक साइट आप देख रहे हैं हड़प्पा, ये मैंने आपको बताया। इसी तरीके से नेक्स्ट महत्वपूर्ण साइट हमारे पास कालीबंगा, भारत में साइट आपके पास हो गई। रोपड़ पंजाब में साइट है, महत्वपूर्ण साइट हमारे पास है।
अगर हम इंडस वैली के साथ साथ जाएं तो इंडस वैली के साथ साथ आप जितनी रेड कलर में पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साइट्स हैं, जितने भी इंडस वैली के आपके पास हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम गुजरात में बात करेंगे तो गुजरात के आप भुज क्षेत्र में देखिएगा, जहां कच्छ वाला क्षेत्र है, यहां पर आप देखेंगे देसालपुर साइट आपके पास है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आप सुरकोतरा साइट यहां पर देख रहे हैं, लोथल साइट आप इस जगह पर देख रहे हैं। ये जितना भी आपके पास ये देखेंगे यहां पर आपके पास ये साइट्स हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में हम बात करेंगे। तो अब हम पहला एक काम करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पहली बार तो ये देख लें कि भारत और पाकिस्तान में कहां पर कौन से साइट्स हैं और साथ साथ इसके उत्तर दक्षिणी पूर्व पश्चिमी कौन कौन सी जगह पर है। इस मैप को थोड़ा सा हम आगे करते हुए एक चीज को देख रहे हैं। देखिए इस चीज में हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार आपको मिलेगा इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम केंद्र पर पहले देखते हैं। ये उत्तर दक्षिण, ये ईस्ट साइड और ये वेस्ट। उत्तरी केंद्र है इसका मांडा। ठीक है, कहां पर आएगा? जैन केंद्र आपके पास है। ठीक, ईस्ट में हम जाएंगे तो सबसे पूर्वी केंद्र आलमगीरपुर, ये यूपी में मेरठ में आएगा। दक्षिण में आपके पास दैमाबाद, दक्षिणी साइड होगी हमारे पास इसकी दैमाबाद। ठीक है, स्टेट मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र, स्टेट हमारे पास क्या हो गया? महाराष्ट्र। नेक्स्ट पश्चिमी केंद्र सूतका, गेंडोर। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अब देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई ऐसा टिपिकल पॉइंट नहीं है, यहां पर याद जरूर होना चाहिए। सबसे उत्तरी केंद्र मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी केंद्र महाराष्ट्र में है, बिल्कुल महाराष्ट्र के ऊपरी भाग में है दैमाबाद। सबसे पूर्वी केंद्र आलमगीरपुर, ठीक है, मेरठ में आएगा उत्तर प्रदेश में। सूतका, गेंडोर सबसे पश्चिमी केंद्र है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में आएगा। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, केवल पढ़कर ना छोड़ना नहीं है। जैसा मैंने अपने वीडियो में आपको पहले इस चीज को कहा था कि केवल जानकारी आपको देना ही उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि उस जानकारी के साथ साथ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वहां से प्रश्न कैसे निकलेंगे, ये मुख्य उद्देश्य है। और आपके अध्ययन करने का या मेरे पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही हमारे पास है, प्रश्न कैसे निकलेंगे, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो जो चीज पढ़ते जाएं वहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठते चले जाए जाकर कि भाई इससे प्रश्न कैसे उठेंगे। और सिविल सर्विस में यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका दिमाग उस जगह पर काम करे कि भाई यहां से प्रश्न कैसे उठता है। और आप देख लीजिएगा पिछले 5 साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें भी यही होगा कि जहां पर हमने नहीं सोचा, जिस विषय पर हमने नहीं सोचा, वहीं से जाकर प्रश्न हमारे पास उठेगा। बहुत सिंपल चीज थी। अब यहां से जो प्रश्न बनेगा वो पहला प्रश्न तो आपके पास बिल्कुल फैक्चुअल होगा। फैक्चुअल प्रश्न का मतलब होता है कि आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए कि इसका दक्षिणी केंद्र, पूर्वी केंद्र, पश्चिमी केंद्र इस पर पूछा। लेकिन इस पर एक प्रश्न और हमारे हिसाब से बनेगा कि आप लिस्ट मैच कीजिए, सूची सुमेलित करिए। तो एक तरफ उत्तरी केंद्र, दक्षिणी केंद्र, पूर्वी पश्चिमी केंद्र आपको दे देंगे और दूसरी तरफ इनके राज्य आपको दे दी जाएंगे। ठीक है, तो इनके जो राज्य हैं, इनकी जो लोकेशन है वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जैसा हमने कहा उत्तरी केंद्र दैमाबाद, दक्षिणी केंद्र दैमाबाद, इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये लगभग हमारे पास है 1100 किलोमीटर के आसपास। उसी प्रकार से जो पश्चिमी केंद्र है और पूर्वी केंद्र, इनके बीच की दूरी लगभग हमारे पास है 1600 किलोमीटर के आसपास। लगभग बता रहा है 1600 किलोमीटर के आसपास। अब तक कितने साइट्स की खोज हो चुकी है, यानी कि स्थलों की, तो लगभग 1700 स्थलों की खोज हो गई। ये जो चीज है ये हर किताबों में आपको अलग अलग मिलेगी। जैसे कुछ पुरानी किताबों में हम उठाते हैं तो 1500 साइट्स भी आपको मिलेगी, किसी किसी जगह पर आपको 1600 साइट्स की भी जानकारी मिलेगी। कुछ नई हमने पुस्तकों का अध्ययन किया तो उसमें लगभग 1700 साइट्स की जानकारी हमारे पास आती, क्योंकि वो अपडेट होती है। साथ साथ इसका टोटल एरिया कितना है ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंडस वैली का जो टोटल एरिया हमारे पास है वो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया हमारे पास आएगा? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक था? तो इस सभ्यता का जो विस्तार था 2 देशों में प्रमुख रूप से था।
पहले हम रफ जानकारी ले लेते हैं। एक भारत और एक हमारे पास आएगा पाकिस्तान, ठीक है। तो हम चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं इस जगह पर एक बार फिर से। देखेंगे आप यहां पर पहली बात, हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास अब तक टोटल साइट्स कितनी हैं? टोटल साइट्स तो ये लगभग हमारे पास कितनी है? 1700 के आसपास, ठीक है। टोटल एरिया कितना कवर कर रहा है? टोटल एरिया ये कवर करता है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा किन दो देशों में या किन देशों में इसका विस्तार है? तो भारत, पाकिस्तान, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान भी है कुछ जगह पर, और अफगानिस्तान की 2 साइट ऐसी हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ जानकारी हमारे पास मिली है। आप भी जान लीजिए वो कौन सी 2 साइट हैं। शोर्तगुई, ये गा लिखा हुआ शोर्तगुई, और मुंडीगाक। ये शोर्तगुई और मुंडीगाक 2 साइट्स हमारे पास ऐसी हैं जहां से कुछ सीमित मात्रा में आपको इंडस वैली से संबंधित जानकारी मिली, लेकिन ये जानकारी बहुत कम थी। बहुत बड़े कोई विस्तार के आधार पर कोई बड़ी जानकारियां हमारे पास नहीं मिली हैं। तो इतिहासकार सामान्यतः अफगानिस्तान की इन साइट्स को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नहीं रखते, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि अफगानिस्तान की कौन सी साइट्स ऐसी हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जानकारी मिली है, ठीक है। शोर्तगुई, मुंडीगाक, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे मुख्य जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं वो कहां? भारत और पाकिस्तान से। अब हम यहां पर ये जिक्र करेंगे, पहले ये देखेंगे कि भारत के कौन-कौन से राज्य और उसी तरह से पाकिस्तान के कौन-कौन से क्षेत्र हैं। तो पहले हम इसको यहीं पर ही समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम भारत में बात करें तो भारत में पंजाब, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, यहां से हमारे पास जानकारी मिली। राजस्थान, ये आपके पास आ गया। हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और थोड़ा सा साइट आपके पास आएगी यहां पर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पहले याद होना चाहिए हमारे पास। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जानकारी मिली। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण प्रांत हमारे पास हैं। ये प्रांत आपके पास है यहां पर पंजाब, ठीक है। उसी तरह से आपके पास सिंध, और हमारे पास इसके अलावा आएगा यहां पर बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये 3 प्रांत हमारे पास पाकिस्तान के होंगे। अब हम इसको यहां पर देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था कि इसी जगह पर आपके पास नक्शे पर पहला काम आपके पास होगा कि जितनी भी महत्वपूर्ण साइट्स हैं आप इनका अध्ययन यहां पर करते हैं। जैसा कि आप इस नक्शे पर मेरे साथ देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है, जो पाकिस्तान का ये वाला एरिया आपके पास आ रहा है, ये सब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है पाकिस्तान के इस क्षेत्र के अलावा भारत के भी क्षेत्र में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ भी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। गंगा जमुना दोआब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ भी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हमारे पास था। तो जितना ये पार्ट आपके पास यहाँ से लेकर आपके पास ये देख रहे हैं, ये सब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आया। इसी पार्ट्स का मैंने आपको बताया है कि लगभग 1700 साइट्स की जानकारी अब तक मिल चुकी है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इस सभ्यता का विस्तार था और मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार था। अब जैसा मैंने कहा कि 1700 साइट्स मिली हैं, तो आपको कोई 1700 साइट्स याद नहीं करनी, उसमें से कुछ चुनिंदा साइट हमारे पास होंगी जिससे अक्सर हमने देखा है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम इसी विषय पर डिस्कस करते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण हमारे पास साइट्स ऐसी हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और वहां से क्या जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है। चलिए आगे देखते हैं।
तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण साइट्स ही अक्सर यूपीएससी में अक्सर आते रहते हैं उन क्वेश्चंस को, और आप उन साइट्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हमने पहले ये कहा कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत, ठीक है, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तो इसमें हड़प्पा, डेरा इस्माइल का, रहमान डेरी, सरायकोला। अब सवाल यही है हमारे पास में कि महत्वपूर्ण कौन से हैं सर, हम किसको याद करें, किसको छोड़ें, बच्चे ऐसे भी प्रश्न कहीं उठाते हैं। तो आप लगातार पिछले साल के जो प्रश्न हैं उनका थोड़ा सा अध्ययन करते रहा करें, उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो इसमें एक मेन हमारे पास जो रहेगा हड़प्पा, मैंने यहाँ पर इसको बोल कर दिया, ये मेन आपके पास। सिंध प्रांत में अगर हम बात करेंगे तो सिंध प्रांत में मेन साइट हमारे पास है मोहनजोदड़ो, उसी तरह से चाहुंदड़ो मेन साइट है, कोटदीजी भी ठीक है, आमरी नॉर्मल है, ठीक है। तो जो मैंने आपको थोड़ा सा राउंड शेप में मैं आपको दे रहा हूं, ये महत्वपूर्ण साइट है। तो पंजाब प्रांत में महत्वपूर्ण आपके पास हड़प्पा, सिंध में अगर हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो, बलूचिस्तान को अगर हम लेंगे तो बलूचिस्तान में मेन साइट हमारे पास होगी सूदका गेंडोर, सोदका कोह और बालाकोट सामान, ठीक है। तो सब नहीं, कुछ महत्वपूर्ण साइट्स पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो हड़प्पा कहां पर है, पंजाब प्रांत में आया, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो हमारे लिए महत्वपूर्ण साइट होगी, चाहुंदड़ो भी लगभग ठीक है, और बलूचिस्तान में हमारे पास आएगा सूदका गेंडोर। अभी मैंने आपसे उल्लेख किया था कि अफगानिस्तान में शोरतगुई और मुंडिका भी ऐसी साइट्स हमारे पास हैं जहां से हड़प्पा कालीन कुछ जानकारियां मिली। चूंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार के साथ नहीं मिली है, तो ज्यादातर विद्वान जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इन साइट्स को नहीं रखते। अब हम आते हैं भारत में, है ना। तो भारत में इन साइट्स की बात करें तो हमारे पास राज्य हैं जम्मू कश्मीर, इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न यूपी का पार्ट हमारे पास है। जम्मू कश्मीर का मेन पार्ट आपके पास होगा मांडा, यहां पर मेन साइट्स हमारे पास आ जाएगी मांडा। पंजाब में रोपड़ साइट, ठीक है। हरियाणा में बानावली महत्वपूर्ण साइट होगी। राखी गढ़ी महत्वपूर्ण साइट है। राखी गढ़ी इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ रिसेंटली जानकारी हमारे पास ये मिली है कि अब हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो राखी गढ़ी है। पहले ये बताया जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र विस्तार के आधार पर वो मोहनजोदड़ो था, लेकिन जो रिसेंटली जानकारी आ रही है वो राखी गढ़ी के बारे में आ रही है, इसलिए फिलहाल महत्वपूर्ण है, बाकी नॉर्मल है। राजस्थान में हमारे पास कालीबंगा, ठीक है। अब हम आते हैं गुजरात में, देखेंगे गुजरात पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर हम गुजरात के बारे में बात करें तो प्रश्नों की प्रवृत्ति के अनुसार गुजरात के क्षेत्रों पर यह देखा गया है कि प्रश्न उसके गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों पर पूछे जाते हैं। जैसे हमने गुजरात को दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया हुआ है, एक जो उत्तरी भाग है कच्छ क्षेत्र, दक्षिणी भाग है उसका काठियावाड़। कच्छ क्षेत्र में मेन साइट आपके पास आएगी सुरकोथला, ये बहुत महत्वपूर्ण साइट है। धोलावीरा भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये देशलपुर, ठीक है। काठियावाड़ में अगर हम बात करेंगे तो मेन साइट हमारे पास आएगी लोथल, रंगपुर नॉर्मल है, रोजडी, प्रभासपट्टन, मालवण सामान्य। तो आप गुजरात में देखिएगा कि जो गुजरात का उत्तरी वाला भाग है ये है कच्छ क्षेत्र, और यहाँ पर सुरकोतला, धोलावीरा दो मेन साइट हमारे पास हैं। उसी तरह से नीचे का जो क्षेत्र है काठियावाड़, यहाँ पर साइट आएगी आपके पास लोथल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी केंद्र है, उसके अलावा ये हुलास और बड़ा गांव सहारनपुर में आपके पास आ जाएंगे। ये मेन है क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, ठीक है, ये हमने देखा भी था। दैमाबाद की अगर हम बात करेंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में कोई और बहुत ज्यादा साइट्स नहीं है इंडस वैली से रिलेटेड हमारे पास, तो केवल एक साइट हमारे पास आती है दैमाबाद। और आप जानते हैं कि दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी केंद्र है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा अभी हमने आपको जो साइट्स बताई थी फिर एक बार आप इनको देख लीजिएगा ताकि आपका अध्ययन वहां पर बेहतर ढंग से हो जाए। देखिएगा हड़प्पा साइट पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में मेन साइट है। जल्दी से फटाफट मोहनजोदड़ो, ये हमने साइट देखी, काम की साइट है यहाँ पर। तो पंजाब में आपके पास हड़प्पा, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, बलूचिस्तान में सूदका गेंडोर। ध्यान रखिएगा शोरतगुई मुंडिका को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान में है। भारत में बात करेंगे तो मांडा केवल एक लाइन के लिए काम का है क्योंकि सबसे उत्तरी केंद्र है, उत्तरी केंद्र आपके पास है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट आपके पास है, इसको आप देख लेंगे।
पंजाब में ठीक है, हरियाणा में हम बात करेंगे तो बानावली महत्वपूर्ण होगा, राखीगढ़ी महत्वपूर्ण है, राजस्थान में कालीगंगा, गुजरात में बात करेंगे तो सुरकोटड़ा, धोलावीरा 2 मेन साइट है, काठियावाड़ में लोथल आपके लिए महत्वपूर्ण साइट है, आलमगीरपुर तो मैंने आपको बताया था सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, और दामाबाद की अगर बात करें तो सबसे साउथ पॉइंट आपके पास है। आप एक दो बार इसको पेपर पे लिख के देखिए, थोड़ा सा बना के देखिएगा, याद हो जाएगा। बेसिक चीजें हैं, हर स्टूडेंट के लिए ये सब चीजें बेसिक हैं और सभी स्टूडेंट के लिए आवश्यक भी होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद परिचय हो चुका है, साइट्स कौन कौन सी हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा आपके पास ये होगा कि हड़प्पा सभ्यता के कम से कम 5-6 साइट्स ऐसी हैं जो प्रश्न के अनुसार महत्वपूर्ण है। अक्सर ये देखा गया है कि उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें किस साइट्स की खोज, उस साइट्स का स्थल, उसकी लोकेशन किस नदी के किनारे है और उस साइट से क्या पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले, ये आपसे पूछा जाता है। अब हम पहले मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न किन बिंदुओं पर निकल कर आते हैं, क्योंकि जो परिचय की बात थी वो परिचय आपके पास हो चुका। तो नेक्स्ट हम चरण स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वो प्रश्न आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसके अलावा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखें, ठीक है ना। पढ़ने का उद्देश्य ही वही है आपके पास में। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल ये महत्वपूर्ण होंगे, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग, नगर निर्माण योजना, ये विषय हमें पढ़ना है। टाउन प्लानिंग यहां तक आ गया। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं, सामाजिक स्थिति, ये आपके पास है। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ये आपको पढ़ना है। धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति यह टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए कला स्थापत्य, ये महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। हड़प्पा सभ्यता का उदय, हड़प्पा सभ्यता का उदय और अंत में हड़प्पा सभ्यता का पतन, ठीक है। अब आप जो तैयारी कर रहे हैं उस पर आपको ये बिंदु बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। एक बार मैं फिर आपसे डिस्कस कर रहा हूं इस पॉइंट पर आकर, और जैसा कि आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल, आपके पास कौन सी चीज आएगी सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल। इनमें किन स्थलों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, जैसे हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, धोलावीरा, ठीक है, लोथल, ऐसे कम से कम 6 से 7 स्थल आप जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का ये प्रश्न आप देखिएगा, टाउन प्लानिंग रह रहकर आता रहता है, टाइम टू टाइम आता है, ये मुख्य परीक्षा में भी, प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा। हम इस विषय पर पहले चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल, तो इन मुख्य स्थल में हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, धोलावीरा, इसी तरह से लोथल, कम से कम 6 से 7 साइट्स आपके लिए उपयोगी है। अगला महत्वपूर्ण होगा इसकी टाउन प्लानिंग, ठीक है। खास तौर पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में भी क्वेश्चन आते हैं, और प्री में जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, स्टेटमेंट वाले टाइप के क्वेश्चन हैं। वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाते हैं जब हमारे पास उस विषय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता की सामाजिक स्थिति, यहाँ की आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ठीक है, कला स्थापत्य, हड़प्पा सभ्यता का उदय और इसका पतन, ये सारे विषय हमारे पास ऐसे हैं जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे जो चर्चा करूंगा इन विषयों को तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि इस सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न आपके पास स्टेटमेंट के आते हैं वो कैसे आते हैं, और प्राय मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न है वो कैसा आता है, उसको जरा हम देखते हैं। देखिए
अगर हम प्री एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है। हम पहले प्रश्न इसलिए देखना चाह रहे हैं क्योंकि जब हम अगले ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए कि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अगर हमें ये चीज सेट हो जाए कि प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं तो फिर पढ़ने का जो अध्ययन का तरीका है वो भी हमारे पास वैसा ही होगा। तो पहले हम आपको यहाँ पे आप 2 स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। नंबर 1, अब हम यहाँ पर आपको कोड दे देते हैं। ऑप्शन ए फॉर एग्जाम्पल केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों ऑल, और डी आपके पास ना एक ना ही। ठीक, तो अभी हालांकि कुछ चीजें मैंने आपसे डिस्कस नहीं की हैं, जब हम पढ़ते जाएंगे डिस्कस करते जाएंगे। चूंकि लिखा हुआ है तो आप पहले इसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। जो आपके पास में ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। हड़प्पा सभ्यता प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री काल के अंतर्गत आती है। देख लीजिएगा सही है कि गलत है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत लिखित साक्ष्य है। तो अब हमें क्लियर करना होगा कि ये चीज जो है हमें कितनी जानकारी लेना चाह रहा है। आप यहां देख रहे होंगे कि जो पहला वाला पॉइंट हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारे पास है, ये तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन अगर हम अपने पुराने वीडियोस को देखते हैं या आपने जहां से इतिहास का पढ़ना प्रारंभ किया था और जहां से आपने ये देखा था कि इतिहास के सोर्सेस क्या होते हैं, इतिहास का जो कालखंड किया जाता है, विभाजन किया जाता है, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्ट्री, जैसा कि हमारे पास आद्य इतिहास है, प्रोटो हिस्ट्री, या ऐतिहासिक काल है, उसका बेस क्या है। जिन स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाएगा कि इतिहास के किस कालखंड को हम प्री हिस्ट्री कहें, किसको प्रोटो हिस्ट्री कहें, या किसको भाई हिस्टोरिकल एज कहें, तभी तो हम इसका आंसर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अगली बात, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। ये वाला सेकंड पॉइंट जो है वो भी आपके पास उसी के साथ क्लियर हो जाएगा। तो जब आपके पास ये 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो तब आप इसका आंसर भी दे पाएंगे। चलिए ठीक है, मैं इसका आंसर दे देता हूं। सबसे पहले हमने ये देखा था कि इतिहास को 3 महत्वपूर्ण कालखंडों में सोर्सेस के आधार पर विभाजित करते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो काल कहलाता है जिसकी जानकारी का मुख्य आधार आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, और भारत में ऐसा कालखंड है हमारे पास स्टोन एज, पाषाण काल, इंडस वैली इसमें नहीं आता। दूसरा हमारे पास है प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। प्रोटो हिस्ट्री की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक, साहित्यिक दोनों, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रमाणित नहीं करते। कोई एक सोर्स ही आपके पास उपलब्ध होगा या दूसरा मौन होगा। जैसा कि इसके अंतर्गत 2 कालखंड आएंगे, एक आपके पास हड़प्पा सभ्यता, दूसरा वैदिक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का भी मुख्य स्रोत हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। वहां पर स्क्रिप्ट मिली जरूर है लेकिन स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया। तो जब स्क्रिप्ट मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया तो आपके पास जो लिखित साक्ष्य है वो तो अवेलेबल है ही, वो तो पढ़ा ही नहीं गया हमारे पास। तो फिर यहां पर हमारे पास लिखित साक्ष्य इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत नहीं होगा, बल्कि इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या होगा हमारे पास, पुरातात्विक। तो इस आधार पर ये वाला जो कथन है, स्टेटमेंट, ये भी गलत होगा, और ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत होगा, और आपके पास यहां पर आएगा आंसर ये आपके पास। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं जब हम पाठ को पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब हम उसको कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न बिल्कुल सीधे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया भाई कि हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग की विशेषताएं क्या हैं, 150 शब्दों में लिखिए। कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के उदय और उसके पतन से संबंधित प्रश्नों को घुमा कर देते हैं। तो जब आप वीडियो को देखेंगे, ठीक है, जब उसको क्रमबद्ध रूप से आप समझते जाएंगे, अपना अध्ययन भी उसी तरह से करेंगे, तो आपके पास ये प्रश्न पहले क्लियर होने चाहिए कि भाई किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज हम यहीं तक रखेंगे इसको, और फिर हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग क्या होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।